मणिपुर हिंसा के मामले में जब भी सवाल उठे तब राज्य सरकार ने इसके पीछे ड्रग्स के रैकेट की बात कही। दरअसल राज्य सरकार का कहना है कि ड्रग्स रैकेट पर की जाने वाली कार्रवाई से बौखलाए लोगों ने ही मणिपुर में हिंसा फैलाई है। हालांकि आज गौरव गोगोई ने राज्य सरकार पर ही ड्रग्स के रैकेट में शामिल लोगों को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया। वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? अभी ड्रग्स के ऊपर वो बोलते हैं कि ये सब ड्रग्स के लिए हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर पूर्वक मैं ये बात आपके समक्ष सदन में रख रहा हूं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के कार्यालय से जब एक ड्रग माफिया के बड़े नेता को वहां की पुलिस ने पकड़ा तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि उस ड्रग के माफिया को बचाओ, रिहा करो। और वो ड्रग का माफिया कौन था? वो ड्रग का माफिया आप ही की दल के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन थे, जो वहां पे जब इटोचा सिंह को पकड़ा गया, लोयांग नांगबांग इटोचा, जब इस व्यक्ति को पकड़ा गया तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से फोन गया कि इसको रिहा करो। और ये इटोचा कौन है? वहीं के राज्य सरकार के पीएचई मिनिस्टर सुशील द्रो के भाई हैं। आज ये इन सरकार राज्य में ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स के साथ मुख्यमंत्री महोदय के दफ्तर का ताल्लुकात है। ये बात मैं नहीं कर रहा, वो पुलिस अफसर जिनको इनकी राज्य सरकार ने मेडल दिया, वो आज वो बात कर रही है कि ये सरकार ने मुझे मेडल दिया और यही सरकार मुझे ड्रग्स से जुड़े हुए इनके दल के नेताओं को छोड़ने के लिए कह रही है। उन्होंने अपना मेडल वापस कर दिया राज्य सरकार। पॉपी फार्मिंग की बात करते हैं। आज आपका ही नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर NAB ये कहता है द स्केल ऑफ पॉपी प्लांटेशन इन मणिपुर हैज स्प्रेड अक्रॉस 15,400 acres of land in the hills between 2017 and 2023। 2017 में आपकी सरकार आई थी। मणिपुर हिंसा को गौरव गोगोई ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ बताया। उन्होंने पुलिस स्टेशन से हथियारों की लूट का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर ही सवाल उठा दिए। आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5,000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है। लगभग 35 पुलिस स्टेशंस में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं? क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एम्यूनेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पे चलाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे। ये गोलियां मणिपुर के निहत्थे लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर। लगभग ये जो 6 लाख एम्यूनेशन है, गोला बारूद है, AK-47, ये तो युद्ध के हथियार है, ये युद्ध के अस्त्र है। ये सिर्फ मणिपुर तक नहीं सीमित रहेंगे, ये आज उत्तर पूर्वांचल में भारत के अलग अलग जगह में ये हथियार जाएंगे और भारत के समाज को आज अशांति का वातावरण बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? गौरव गोगोई ने अपने भाषण के आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर कुछ कहने की अपील की।
उन्होंने सरकार के आगे विपक्ष की 3 याचनाएं रखी। इनका मकसद भी सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोलने की अपील करना था। 3 हमारे याचना है। याचना 1 कि वो सदन में आकर अपनी बात रखे, लोकसभा में आए और राज्यसभा में भी जाएं, लोकसभा में भी आए और राज्यसभा में भी जाए। हमारी याचना दूसरा कि वो मणिपुर जाए और पूरे पार्टी को लेके जाए। ये बात हमने सदन के प्रारंभ होने से भी पहले कहा था कि अगर प्रधानमंत्री पूरा मणिपुर को में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके जाएंगे तो हम सब उसमें शामिल होंगे। और हमारा तीसरा ये याचना है कि मणिपुर के विभिन्न समाज सेवक संगठनों को बुलाकर एक मीटिंग करिए, शांति का एक पहल रखिए। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आज इंडिया अलायंस को बदनाम करने में तुले हैं। सदन में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी नेताओं ने मणिपुर को ही मुद्दा बनाए रखा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने मणिपुर हिंसा के मामले से थोड़ी दूरी बनाते हुए विपक्षी पार्टियों पर हमले करने में समय लगाया। अविश्वास प्रस्ताव के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किए जाने पर बीजेपी नेता भड़के भी नजर आए। इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ। सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं। और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त G20 का अध्यक्षता भी भारत कर रहे हैं और हर एक राज्य में G20 का बैठक भी चल रही है और पूरा देश, भारत के कोने कोने में जितने लोग बसे हुए हैं और भारत के बाहर भी जितने भारतीय लोग हैं, ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं। और ऐसा समय में मोदी जी का और इस सरकार का साथ देने की जगह ये उल्टा अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आगे जाकर के पछताएगा कि कितने गलत समय और गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर केंद्र सरकार आश्वस्त है कि उन पर खतरा नहीं है। इसकी वजह है संख्या बल। लोकसभा में कुल 543 सीटें होती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 272 होता है।
लोकसभा में बीजेपी के 303 सदस्य हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की कुल संख्या 331 है। वहीं INDIA के गठबंधन की जहां तक बात है तो इनके पास केवल 144 लोकसभा सदस्य हैं। और इस हिसाब से अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो भी बीजेपी गठबंधन के पास बहुमत है, तो एक तरह से सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। वैसे विपक्ष का मकसद सरकार गिराना भी नहीं है, वो तो एक तरह से विपक्षी एकता को जांचना चाहता है। दरअसल हाल ही में बने INDIA गठबंधन का सरकार के खिलाफ ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें वो शक्ति प्रदर्शन से सरकार को घेरना चाहते हैं। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो भारत में इनका एक लंबा इतिहास रहा है। विपक्षी दल पहले भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते रहे हैं और इस अविश्वास प्रस्ताव को मिलाकर अब तक लोकसभा में 28 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 27 अविश्वास प्रस्ताव में से केवल एक बार ही ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा हो। जुलाई 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि तब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने सदन में वोटिंग होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब हम आपको अविश्वास प्रस्ताव और कांग्रेस से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू बताते हैं। आपको यह जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन पिछली 3 NDA सरकारों के खिलाफ कांग्रेस गठबंधन एक खास एजेंडे के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाता रहा है। वर्ष 2003 में कांग्रेस गठबंधन की तरफ से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके अगले ही वर्ष यानी 2004 में लोकसभा चुनाव होने थे। चुनाव से कुछ समय पहले ही लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस गठबंधन को कोई लाभ नहीं हुआ था और यह प्रस्ताव गिर गया था। दूसरी बार कांग्रेस की तरफ से वर्ष 2018 के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके अगले ही वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव होने थे। विपक्ष को पता था कि सरकार के पास बहुमत है और उनका प्रस्ताव नहीं टिकने वाला, लेकिन फिर भी एक खास एजेंडे के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब एक बार फिर कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन बीजेपी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि अगले ही वर्ष लोकसभा चुनाव भी है। इस बार भी कांग्रेस को पता है कि सदन में बीजेपी सरकार के पास बहुमत है और अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है, लेकिन फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। आम चुनावों से ठीक पहले अविश्वास प्रस्ताव लाना एक तरह से कांग्रेस और साथी पार्टियों का पुराना पैटर्न बन चुका है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे वो इसका इस्तेमाल सरकार गिराने या अविश्वास जताने के लिए नहीं लाते हैं, बल्कि चुनाव से पहले अपने गठबंधन की शक्ति जांचने के लिए ही लाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग 10 अगस्त को होगी। देखा जाए तो नतीजे का अंदाजा सभी को है, लेकिन इससे विपक्ष को क्या हासिल होगा वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। अब तक आपने संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चल रही चर्चा को सुना और आज अगर आपने भी लोकसभा की कार्यवाही देखी होगी तो आपने भी महसूस किया होगा कि अविश्वास प्रस्ताव तो मणिपुर के मुद्दे पर पेश किया गया था। मणिपुर पर चर्चा भी हुई, लेकिन इस चर्चा के बहाने विपक्ष का फोकस मोदी सरकार को घेरने पर रहा, जबकि सत्ता पक्ष ने पूरी ताकत विपक्षी गठबंधन और गांधी परिवार पर निशाना साधने में झोंक दी। यानी कुल मिलाकर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा से ज्यादा सियासत देखने को मिली और यही मौजूदा सियासत की सच्चाई है, जो मणिपुर जैसी मानवीय आपदा में भी अपने लिए अवसर ढूंढ लेती है। क्योंकि अगर ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज मणिपुर के मुद्दे पर वाकई सीरियस होती तो मणिपुर इस तरह जल नहीं रहा होता। मणिपुर हिंसा में 3 मई को हिंसा की शुरुआत हुई थी और इस हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 60 लोगों की हत्या तो सिर्फ पहले 2 दिनों में ही हो गई थी। आज मणिपुर में 50,000 से भी ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और इनमें बड़ी आबादी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की है। आज मणिपुर में 41,000 से ज्यादा सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के जवान तैनात हैं, जिसमें CRPF, RAF, BSF, ITBP
और एसएसबी की कई कंपनी तैनात है। इसके अलावा इंडियन आर्मी और असम राइफल्स को भी मणिपुर में तैनात किया गया है। और अगर मणिपुर पुलिस को भी जोड़ लिया जाए तो वहां तैनात कुल जवानों की संख्या 80 से 85 हजार तक की है। मणिपुर की कुल आबादी ही करीब 32 लाख है। लेकिन इसके बावजूद मणिपुर में ना तो हिंसा थम रही है और ना ही मणिपुर के हालात सुधर रहे हैं। उल्टा अब उग्रवादियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी 3 अगस्त की भीड़ ने विष्णुपुर जिले में 2 पुलिस थानों में हमला किया और सुरक्षा कर्मियों से 685 हथियार और 20,000 से ज्यादा कारतूस लूट लिए। ये खबर इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि लूटे गए हथियारों में AK-47 और इंसास जैसी ऑटोमेटिक राइफल्स और LMG यानी लाइट मशीन गन जैसे खतरनाक हथियार भी शामिल है। अब सुरक्षा बल इन हथियारों को रिकवर करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद से ही मणिपुर में अब तक 4000 से भी ज्यादा सरकारी हथियार लूटे जा चुके हैं, जबकि अभी तक सिर्फ 1000 के करीब हथियार ही रिकवर किए गए हैं। और ये अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है।